हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था हमारा चैप्टर 3 जो हमने स्टार्ट किया है, उसका एक टॉपिक है जो हमने कंप्लीट कर लिया था विच इज़ अबाउट इक्वालिटीज़ और सोशल एक्सक्लूजन के बारे में हमने देखा है, जहाँ पर कौन से बेसिस पर अपर कास्ट जो है लोअर कास्ट के साथ में किस तरीके से इनइक्वालिटीज़ करती है, सोशल एक्सक्लूड करके, लिटरेसी लेवल को कम करके, उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़्यादा नहीं मिलती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अब जो हम करने वाले हैं दैट इज़ मेजर्स टू कॉम्बैट इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। तो बेसिकली ये जो है उस नेक्स्ट जो प्रीवियस वाला लेक्चर है हमारा, उसका वो बेस था हमारे इस टॉपिक का, क्योंकि अगर आपको वो समझ में आएगा डेफिनेटली ये भी समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है हमारे चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी पार्ट 2 की, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मेजर्स टू कॉम्बैट इनइक्वालिटी। ओके, अब सबसे पहले तो ये जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर कॉम्बैट, इसका मतलब क्या होता है। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं, यानी कि ऐसा किस तरीके से फाइट का मतलब होता है यहाँ किसी को मारना नहीं, बेसिकली फाइट का मतलब होता है किस तरीके से हम ऐसे सोशल इश्यूज से, सोशल इनइक्वालिटी से, सोशल एक्सक्लूजन से डील कर सकते हैं। ऐसे क्या मेजर्स हम ले सकते हैं जो इन परिस्थितियों से हम लड़ सके। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, किसके इंडिपेंडेंस की बात हो रही है यहाँ पर, इंडिया की, क्योंकि ये इनइक्वालिटी और सोशल एक्सक्लूजन की बात जो हम कर रहे हैं ये कहाँ पर हो रहा है, इंडिया में। ओके, अब इंडिपेंडेंस के टाइम से ही इंडिया हैज़ बीन प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कंट्रोल करना चाहती है, ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहती है। कौन सी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहती है, पुटिंग इन प्लेस मेजर्स टू कॉम्बैट इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटी और सोशल एक्सक्लूजन से इंडिया क्या करना चाहती है, हमेशा से फाइट करना चाहती है कि सोसाइटी में इस तरीके की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज हैव बीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा प्ले करता है वो कौन करता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव पब्लिक पॉलिसीज, और उसी के साथ साथ जो पब्लिक पॉलिसीज बनाई गई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनइक्वालिटी से लड़ने में, फाइट करने में। However, while India has an impressive series of constitutional provisions, law and policies, their implementation is often incomplete. बावजूद इसके कि इंडिया में इतने सारे लॉ बनाए गए हैं, पॉलिसीज़ बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे पास जिसको हम संविधान कहते हैं, बावजूद इसके क्या हो रहा है, आज भी कहीं ना कहीं ये जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो एक्चुअल में एक्शन में लाया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो क्या है, इनकम्प्लीट है। अब बच्चों ये इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया प्रोवाइड्स डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अ रेट्स ऑफ एंट्रेंस्ड इंस्टीट्यूशनल, यानी कि वो इंस्टीट्यूशनल जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड है। एंट्रेंस का मतलब होता है वेल एस्टैब्लिश्ड है, यानी कि किस लिए वेल एस्टैब्लिश्ड है, वो कुछ चीज़ों को रोकने के लिए। सोशल पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट्स टू इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू इक्वालिटी, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे कोई ना कोई विलन्स तो आएंगे ना हमारी स्टोरी में जो इनइक्वालिटी को रोकेंगे, इनइक्वालिटी को स्प्रेड करेंगे। तो जी हाँ, सोशल पॉलिटिकल ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। इंस्टीट्यूशन यानी कि कोई स्कूल या कॉलेज नहीं खुला है, लेकिन अलग से आपस में ऐसे ग्रुप्स फॉर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते हमारी सोसाइटी में पीस रहे, जो बिल्कुल नहीं चाहते हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी रहे। तो ये लॉ होने के बाद, पॉलिसीज़ होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ होने के बावजूद भी ये ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा संविधान है, वो हमसे क्या कहता है, आइए देखते हैं। Constitution clearly sets the agenda of post-colonial state in terms of abolition or at least reduction of social inequality. Okay, Constitution जो है हमारा संविधान जो है वो हमको क्या बोलता है, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, यानी कि कॉलोनियलिज्म जो है वो ख़त्म हो गया है। जब हमारे ऊपर राज चल रहा था किसी का, अब वो ख़त्म हो चुका है, अब हमको आज़ादी मिल चुकी है। तब क्या डिसाइड किया गया था कि इंडिया में एबॉलिशन, यानी कि उस प्रैक्टिस को ख़त्म कर देना कंप्लीटली, एबॉलिशन हो, या तो फिर कम से कम उस चीज़ को रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सोशल इनइक्वालिटी की हम यहाँ पर बात करें। तो कम से कम इन चीज़ को रिड्यूस किया जा सके। ख़त्म नहीं हो सकती कुछ प्रैक्टिसेस, अग्री, लेकिन क्या हम इनको कम कर सकते हैं, ऑफकोर्स हम लोग कम कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द collective rights of communities to maintain cultural identities and to pursue religious freedoms and individual rights of civil liberty to all citizens as fundamental rights, यानी कि संविधान ने हमको फंडामेंटल राइट्स दिया है, हमें हक दिया हुआ है। किस चीज़ के लिए हमको हक मिला है, इस बात का हक मिला है कि आप जो भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, आपका जो भी कल्चरल ट्रेडिशन आप फॉलो करते हो, आप उसको अपनी सीमा में रहकर फॉलो कर सकते हो। आपके पास आपका सिविल राइट्स है, उसी के साथ साथ
फंडामेंटल राइट्स भी आपको दिया हुआ है, जो बेसिक राइट एक सिटीजन के होने चाहिए उनको मिला है। कहीं ना कहीं हमारे संविधान ने हमको बहुत सारे राइट्स और ड्यूटीज जो है वो दिए हैं। नाउ इंटर एलिया दैट मीन्स अमॉन्ग अदर थिंग्स। इंटर एलिया का मतलब होता है अमॉन्ग अदर थिंग्स। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, to the constitution resolved to secure for all its citizens social, economic and political justice and equality of status and opportunity। preamble का मतलब बच्चों अगर आपको जानना होगा तो आप हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके पहले एक preamble होता है। preamble को आप बोल सकते हो जैसे एक कसम होती है किसी चीज़ की, वैसे we the people of India, तो यहाँ से आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो शुरू होता है। बच्चों अगर आप चाहो तो आपका जो चैप्टर 4 आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आप देख सकते हो प्रियम्बल एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमको क्या बोलता है, सबको इंसाफ भी मिलेगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी भी क्या है वो मिलेगी हमारे प्रियम्बल के तहत। These objectives are promoted through such a fundamental rights। अब ये objectives अचीव कैसे किया जा सकता है, with the help of your fundamental rights, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स आप सिर्फ अधिकार मांगोगे लेकिन कोई अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे नहीं तो नहीं चलेगा। एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमको राइट्स भी मिले हैं फंडामेंटल, उसी के साथ साथ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी ऐसे बनाए हुए हैं जो कि वाइटल एलिमेंट्स है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट डिस्क्राइब्स द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स एंड दी स्टेट। जो कि सिटीजन्स की राइट्स भी है, ड्यूटीज़ भी है, ना सिर्फ सिटीजन की, हर एक स्टेट की राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी है। तो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इक्वल, दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, बिना किसी को डिस्क्रिमिनेट किए हुए हमको क्या बोलता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, इक्वल एक्सेस इन सेवरल स्फीयर्स सच एज लीगल प्रोसेस, एजुकेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज सिविल लिबर्टीज इन रिगार्ड्स टू स्पीच, एसोसिएशन एंड रिलीजियस अफिलिएशन। सो बेसिकली ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम लोग ध्यान देंगे, जहाँ पर हमको इक्वल एक्सेस मिला है, एक्सेस का मतलब होता है यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है किस चीज़ के लिए, लीगल प्रोसेस के लिए। अगर आपको लीगली किसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है तो आपका रिलीजन देखकर आपको वहाँ पर मना नहीं किया जा सकता। अगर आपको एजुकेशन परस्यू करना है, आपके रिलीजन के बेसिस पे आपको एजुकेशन डिनाई नहीं किया जा सकता। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, जस्ट बिकॉज आप किसी एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो आपको वो कम्युनिटी को बिलोंग करने की वजह से आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ बेसिक सिविल लिबर्टीज़ यानी कि फ्रीडम आपको मिलती है। किस चीज़ की फ्रीडम मिलती है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का कई लोग ऐसे हैं जो गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। क्यों गलत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हमको बोलने की आज़ादी मिली है इसलिए हम लोग कुछ भी बोलते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप कुछ भी बोलो और किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करो। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बात जो है वो उसको सही तरीके से रखना जानते हो, दैट इज एग्जैक्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हो, एंड रिलीजियस अफिलिएशंस की भी बात हो रही है। अगर आप अपने धर्म से रिलेटेड धार्मिक कोई काम करना चाहते हो तो आपको सिविल लिबर्टीज या फ्रीडम उस चीज़ के लिए भी मिलती है। फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाय अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस इन 1972 डिस्क्राइब अ सिटीजन्स ड्यूटीज टुवर्ड्स देमसेल्फ, एनवायरनमेंट, स्टेट एंड द नेशन। यानी कि जो अमेंडमेंट लाया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, जो हमारा जिम्मेदारी है हमारे देश की तरफ, तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए जो बताता है हमको हमारी जिम्मेदारी क्या क्या है, अपनी तरफ भी है, एनवायरनमेंट की तरफ भी है, स्टेट की तरफ भी है और हमारे नेशन की तरफ भी हमेशा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होगी, रहने वाली है। किसके लिए रहने वाली है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो ये प्यारा सा नेशन है जिसको हम इंडिया कहते हैं, उसके लिए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमको फॉलो करनी होगी। अब नेक्स्ट जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड फॉर अचीविंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो हमको क्या बोलते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग, यानी कि हर स्टेट अपने स्टेट के लिए क्या कर सकती है, अपने स्टेट के लोगों के लिए पॉलिसी बना सकती है, अपने स्टेट के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बना सकती है। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी है कि वो पॉलिसी बनाए, एंड
एंड फॉर अचीविंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ना कि सिर्फ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस भी जो है वो मिलना चाहिए। नाउ व्हाइल द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रिकॉग्नाइज दैट इक्वालिटी, दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल वेदर दे वर इक्वल्स और अनइक्वल्स, वाज नॉट सफिशिएंट फॉर अचीविंग सब्सटैंटिव इक्वालिटी इन आउटकम्स, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उन्होंने हर किसी को ध्यान में रखते हुए क्या सोचा है कि हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो मिलना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, रेस, कास्ट, कल्चर और रिलीजन। Accordingly, the Constitution included this further set of provisions aimed at creating a more just society, यानी कि Constitution का एम ये भी है कि एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो जहाँ पर जस्टिस भी लोगों को मिलना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग अफर्मेटिव एक्शन इन फेवर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। अफर्मेटिव एक्शन यानी कि लोगों की तरफ से पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसी के साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम बात करें, दूसरे रिलीजन्स की बात करें, तो इन सब के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना जरूरी है। Furthermore, in recent years, the Indian Supreme Court has taken a broad view of the scope and content of some of the fundamental rights such as right of life and liberty। अब इसी के साथ साथ हमको बोला जा रहा है इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, किस चीज़ की तरफ एक ब्रॉड विजन दिया है, व्यू दिया है, कंटेंट ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सच एज, कौन से राइट्स की हम बात कर रहे हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 कहता है। बच्चों आर्टिकल्स याद रखने हमको ज़रूरी है क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं। आर्टिकल 17 जैसे मैंने आपको कहा था वो अनटचेबिलिटी के लिए है, आर्टिकल 21 जो हमारा है वो हमको बताता है लाइफ एंड लिबर्टी का जो हमको राइट होता है। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। This has created a space for a number of social justice issues to be brought before the court। अब इसी के साथ साथ क्या होता है, कई सारे सोशल जस्टिस इश्यूज जो है वो कोर्ट के सामने लाया जा सकता है, सच एज राइट टू शेल्टर, यानी कि घर के लिए यहाँ पर बात हो रही है, राइट टू एजुकेशन एंड टू हेल्थ थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम PIL भी बोलते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में ऐसी कुछ चीज़ें जो है जो उनके सामने जाकर प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि राइट टू शेल्टर हो गया, जो हमारा राइट है बेसिक अम्यूनिटीज़ का, घर का, राइट टू एजुकेशन हो गया और राइट टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमको हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है अलाउ करता है कि आप ऐसे किसी चीज़ों को लेकर अगर आना चाहते हो, कोई ऐसे सोशल इश्यूज़ को लेकर आना चाहते हो हमारे पास, तो डेफिनेटली यू ऑल आर वेलकम। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट आवर पब्लिक पॉलिसीज। Now, in terms of public policies, Indian government's approach towards scheduled caste and scheduled tribes consists of three main elements। अब scheduled caste और scheduled tribes को लेकर अगर हम बात करें तो पब्लिक पॉलिसी जो है कौन सी तीन चीज़ों पर फोकस करती है इन दो SC और ST को लेकर। पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, लीगल एंड अदर सेफगार्ड्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो होगा वो SC और ST के साथ में नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा एफर्मेटिव एक्शन, मेजर्स इन द स्टेट एंड स्टेट सपोर्टेड सेक्टर, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एट ऑल लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट जॉब्स, प्लेसेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एफर्मेटिव एक्शन यानी कि पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर कास्ट दे बिलोंग। यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो बोला जा रहा है कि कहाँ पर होना चाहिए, या तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको रिजर्वेशन देना होगा, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देना होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी आपको रिजर्वेशन यानी कि कुछ सीट्स रिजर्व रखनी होगी SCs एंड STs के लिए। Protection and promotion, a series of measures including both protective elements such as ending forced labor and promotional elements such as allocation of housing, land, etc। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ की बात करेंगे, प्रोटेक्शन को लेकर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर फोर्स्ड लेबर होता है तो उसको हटाना होगा, यानी कि आप सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को जो फोर्स करते हो काम करने के लिए वो चीज़ आपको बंद करनी होगी। तो उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट बोल रही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए हमारे SCs एंड STs को। अब फोर्स्ड लेबर के लिए यहाँ पर एक और टर्म जो है वो दूसरा यूज़ होता है जिसको हम बॉन्डेड लेबर भी बोलते हैं, यानी कि उनको स्लेव्स बनाकर रखना, उनको गुलाम बनाकर रखना और उनसे काम करवाना। एंड प्रमोशनल एलिमेंट्स सच एज एलोकेशन ऑफ हाउसिंग एंड लैंड, यानी कि ये फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये तीन चीज़ हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शंस एंड प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। दीज आर समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, जो हमारे पब्लिक पॉलिसीज़ जो है वो बनाई गई है इंडियन गवर्नमेंट की इन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए। नेक्स्ट
says this approach has led to great progress। अब ये जो अप्रोच जो 3 चीज़ों का बनाया है उसने लास्ट 60 ईयर्स में काफ़ी सारे प्रोग्रेस देखने को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 2002 अ प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन वॉज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि 2002 में एक प्रोविजन पास हुआ जो कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बोलता है। तो उसमें क्या हो गया, सबसे ज़्यादा मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, अब अपर कास्ट क्या है लोअर कास्ट क्या हो, हर किसी के लिए कंपल्सरी कर दिया एजुकेशन। तो बच्चे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आने लगेंगे पढ़ाई करने के लिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या क्या इन चीज़ों को ऐड कर दिया गया। एज सब्जेक्ट पॉवर्टी prevents many poor children from attending schools, the government of India since 1992 in phases has introduced the midday meal scheme that provides a noon meal to all children turning up for school। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए 1992 में एक इनिशिएटिव लिया जिसको मिड डे मील भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर एक टाइम का खाना जो है बच्चों को जो है वो स्कूल की तरफ से मिलेगा, यानी आफ्टरनून का जो खाना होगा वो बच्चों को स्कूल की तरफ से मिलेगा। तो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्यों लिया था 2002 में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो 1992 में ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। तो ये इनिशिएटिव इसलिए स्टार्ट किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो स्कूल में आना शुरू कर दें। This scheme has improved enrollment in government schools as poor people now send their children to school so that children can at least get one proper meal during the day which is sometimes difficult for the parents to provide। अब पेरेंट्स ने भी कहीं ना कहीं ये सोचा कि वाकई में हमारे बच्चों को एक टाइम का खाना भी मुश्किल से मिलता है, तो उनको फ्री एजुकेशन है, कंपलसरी है, ये सोचकर उनको एनरोल कर दिया गया ताकि एटलीस्ट हमारे बच्चों को एक टाइम का जो खाना है वो तो आराम से जो हम मुश्किल से उनको दे पाते वो कहीं ना कहीं उनको स्कूल में जाकर मिल जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट में स्कूल के जो एनरोलमेंट्स है बच्चों का वो और ज़्यादा क्या हो गया था, बढ़ गया था। एनरोलमेंट्स बेसिकली रजिस्ट्रेशन जो है वो स्कूल में एडमिशन के लिए बढ़ चुका था। Despite these actions, the case can be made that Indian education provide policies continue to favor the urban, upper caste, English educated sections of the population, enabling the social and physical mobility but resulting in massive illiteracy for the members of the poor lower status communities। अब कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज़ को ज़्यादा फेवर करता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल स्कूल अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर। इंग्लिश एजुकेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं एक अर्बन के लिए थोड़ा एक फेवरेबल होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, उनके अंदर इलिटरेसी लेवल जो है वो ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। लोअर स्टेटस कम्युनिटीज़, India possesses some of the 8 higher institutes of management and information technology while many rural primary schools are in pitiful condition। हमारी कंट्री में स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है कुछ इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि हमको IITs जैसे इंस्टीट्यूशंस है, जमनालाल बजाज जैसे इंस्टीट्यूशंस है, ऐसी कई सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है हमारी कंट्री में, हमारे अलग अलग स्टेट्स में। लेकिन बावजूद इसके क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इन स्टेट ऑफ द आर्ट हायर इंस्टीट्यूट्स होने के बावजूद भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज स्कूल बहुत अच्छी है, एम्यूनिटीज़ बहुत अच्छी दे रखी है, लेकिन बावजूद इसके जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो गांव के उन रूरल एरियाज़ के स्कूल है जहां पर आज भी गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशंस हालत जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, ख़राब है। देखकर आपको कहीं ना कहीं दया आ जाएगी अगर आप उन गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर देखोगे तो क्या होता है, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल जैसी है जहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छी नहीं है। Massive financial allocations were made for higher education to which poor people did not have much access. This prevented them from effectively availing the benefits of affirmative actions. As it is no use having a reserved seat at such an institute if you don't have access to primary or secondary education of a sufficient caliber to prepare you। अब बावजूद इसके कि गवर्नमेंट ने रिजर्वेशंस तो दे रखा है लेकिन स्कूल की फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ नहीं है इतनी अच्छी, तो फिर क्या यूज़ होगा अगर आपको प्रॉपर एक्सेस ही नहीं है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि कहीं ना कहीं इलिटरेसी रेट जो है वो लोअर कास्ट में ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू अपर कास्ट, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं ज़्यादा फेवरेबल है अर्बन एरियाज़ के लिए, क्योंकि एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लेकर आया है, उसी के साथ साथ स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन गांव की जो रूरल एरियाज़ के स्कूल है आज भी उनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो दैट इज़ हाउ देयर हैज़ टू बी सम मेजर्स जो कि हमको लेना पड़ेगा सो दैट वी कैन फाइट टू सम इनइक्वालिटीज़ एंड सोशल एक्सक्लूजन। तो यहाँ पर आज का हम टॉपिक यहीं पर कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया है, तो जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।